दिस इज अर्णा चौधरी एंड वेलकम टू अभी टीचिंग क्लासेस। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 को, और ये लेवल है फर्स्ट यानी कि 1 to 5th। तो डिस्कस करते हैं सीडीपी के इम्पोर्टेंट पोर्शन को, जिसमें 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया जिसे हम एक तरह से मानसिक क्रिया कह सकते हैं, तो संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कोई भी सूचना दी गई है तो आप क्या करते हो कि उसका विश्लेषण करते हो, उसके बारे में सोचते हो, ठीक है। और वो जो सूचना है एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक। तो जब इस तरीके से सूचना के विश्लेषण में अगर कोई संज्ञानात्मक क्रिया प्रयोग में लाई जाती है तो वो कौन सी कहलाती है? किसी चीज का वर्णन करना, या फिर पहचान करना, या फिर अंतर करना, या फिर वर्गीकृत करना। तो इस तरीके से किसी सूचना के बारे में जो मानसिक प्रक्रिया होती है, जो मेंटल एक्टिविटी होती है, जो किसी भी चीज को लेकर विश्लेषण करती है, तो वो होता है अंतर करना, ठीक है। और हालांकि ये सभी की सभी संज्ञानात्मक क्रिया ही है, जैसे वर्गीकृत करना, पहचान करना, वर्णन करना, अंतर करना, लेकिन यहाँ पर स्पेशली विश्लेषण के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है। तो जब हम किसी भी चीज के बारे में विश्लेषण करते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में सोच विचार करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं स्थिति और जो सिचुएशन है उसके और या फिर विशेषताओं के बीच में अंतर करके ही चीजों को विश्लेषित कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजेश अति लोलुप पाठक है। लोलुप पाठक का मतलब वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है, यानी कि लाइब्रेरी जाता है, और भिन्न प्रकरणों यानी कि भिन्न प्रकरणों से मतलब है अदर टॉपिक पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश यानी कि लंच पीरियड में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे उसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है, यानी कि उसे हम किस प्रकार के स्टूडेंट के रूप में दर्शाएंगे? तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, या फिर तथ्य आधारित शिक्षार्थी, या फिर शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, या फिर आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो जब एक बच्चा इतना सेल्फ मोटिवेटेड है कि उसे पढ़ने के लिए किसी के कहने की आवश्यकता कभी नहीं होती है, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इंटरनली मोटिवेटेड है, तभी उसे बाह्य अभिप्रेरण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, यानी कि बच्चों को जो है कुछ भी खुद से करने की अगर हम परमिशन दे दें तो वो संतुष्ट हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर किसी चीज से उन्हें रोका जाए, हतोत्साहित किया जाए, तो ये व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना, थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वे ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो अगर वो इस प्रकार का रेस्पॉन्स करते हैं तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, या फिर अपनी उपेक्षा को कम करते हैं, या फिर कक्षा के साथ संबंध होने, या फिर कक्षा में अव्यवस्था फैलाने के लिए ऐसा करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन है कि वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जब उन्हें हम परमिशन दे देते हैं किसी भी चीज पर काम करने की, खोजने की, तो वो खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जब हम उन्हें रोकते हैं, हतोत्साहित करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना, तो वे व्यथित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, फिर कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें तो उम्मीद होती है ना, उन्हें तो अपेक्षा होती है कि मैं तो कर लूंगा, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। तो अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण ऐसा होता है कि वो व्यथित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को
मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? जब किसी शिक्षक को मानव की बुद्धि किस प्रकार से काम करती है, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, जब इसकी जानकारी एक शिक्षक को है, तो एक शिक्षक को वो ये दोनों जानकारी किसके योग्य बनाएगी? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए या फिर शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, या फिर विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता उसे रहेगी, या फिर शिक्षार्थियों को यह बनाने कि अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी अगर किसी टीचर को है तो वो हेल्प करेगी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के लिए, क्योंकि देखो विभिन्न प्रकार की मानव बुद्धि के बच्चे एक क्लास में हो सकते हैं और हर किसी का विकास की दर अलग अलग होती है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी बच्चे वहां पर है, विविध जो शिक्षार्थी हैं, उनके शिक्षण के बारे में उस टीचर को क्लियरिटी रहेगी, ठीक है, स्पष्टता रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपको यहाँ पर सत्य निकालना है। इसमें से जो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको फैक्ट सत्य बताना है कि सत्य क्या है। तो देखो, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है ना। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीख सकते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यहाँ पर सत्य क्योंकि हमें बताना है, तो सत्य यहाँ पर क्या है कि खेलना, जब हम बच्चों को खिलाते हैं, कोई भी एक्टिविटी कराते हैं खेल से संबंधित, तो संज्ञान यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट और सामाजिक यानी कि उसका सोशल डेवलपमेंट में परफॉर्मेंस उसका जो है सार्थक है, यानी कि इसके लिए मतलब वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, बात करें अदर ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं, सार्थक होता है। ठीक है, और विकास और सीखना समाज के जो सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं उनसे जो है, जो भी बच्चा कुछ भी सीख रहा है तो अप्रभावित नहीं, प्रभावित होता है। और शिक्षार्थी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, केवल एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बाकी जो है इसमें 4th ऑप्शन सही था। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर भी आपको सत्य ही बताना है। तो यहाँ पर जब सत्य बताना है तो चलिए आंसर लेते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, किसी का कम किसी का ज्यादा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरा, समवयस्कों और पैतृक यानी कि जो जेनस होते हैं क्या सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। यानी क्या कह सकते हैं कि जो टोटल है, टोटल यानी कि कुल मिलाकर जो योगदान हम कह सकते हैं कि समवयस्कों और जो है पैतृक का सापेक्ष योगात्मक नहीं होता। एक जो बच्चे का विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि उनके जो एक तरह से वातावरण से संबंधित करें तो जिसके संपर्क में रहकर बच्चा चीजें सीखता है और जो जन्म से लेकर वो चीजें पैदा हुआ है, तो उनका जो सापेक्ष योगदान है वो योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, किसी का कम किसी का ज्यादा इस तरीके से होता है। तो ये हमारा जो है कथन सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7, पूछ रहा है कि सामाजिकरण है। सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन क्या है? भाई, एक बच्चे को अगर हमें सोशल बनाना है, अच्छी अच्छी आदतें सिखानी है, उसे एक सामाजिक प्राणी बनाना है, तो उसका सोशलाइजेशन भी तो जरूरी है ना। तो सोशलाइजेशन है क्या, सामाजिकरण है क्या? अगर हम सामाजिकरण की बात करें तो सामाजिकरण अपने आप में जो स्पष्ट रूप से मतलब व्यक्त किया जाता है वो क्या है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। एक जो बच्चा है उसका सोशलाइजेशन तब होगा जब वो समाज के जो मानदंड है, मानदंड वही है कि भाई देखिए, हमें गलत व्यवहार नहीं करना है, गलत आदतों को नहीं अपनाना है, किसी कानून को नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो वही मानदंड होते हैं। तो समाज के मानदंडों के साथ जो है उसे अपने आप को अनुकूलन मतलब एडोप्टेशन करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके अनुकूल होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पीटी खेल शिक्षक, कोई पीटी का शिक्षक है, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। वो चाहता है कि क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं वो अच्छे से मतलब खेले।
तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है, यानी वो कौन सी ट्रिक अपनाए जो हेल्प करेगी। तो अगर हेल्प की बात करें तो वो कौन सा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो उसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ठीक है, जो भी मतलब जो मतलब फील्ड है, या फिर कह सकते हैं कि फिर जैसे एक तो ये होता है कि वैसे ही मतलब वर्बली क्रिकेट के बारे में बता देना, एक होता है कि उनको फील्ड पर ले जाओ, उनको खिलाओ, ठीक है, उनके बार बार अभ्यास कराओ, एक्सरसाइज कराओ, क्योंकि जो खेल होता है वो बच्चे अभ्यास करके ही सीखते हैं, खेलने से ही आता है, ऐसा नहीं आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9 कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। यानी कोई शिक्षिका है और अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि एक स्थिति, कोई भी स्थिति है, कोई भी सिचुएशन है, तो उसके ऊपर अनेक दृष्टिकोण से सराहना वो कर सके, अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव दे सके। तो यह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी है, ठीक है, तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। यानी कि जितने भी उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में जो वाद विवाद डिस्कशन चल रहा है, तो इनका पर्सपेक्टिव उसी स्थिति, उसी समस्या के बारे में अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वो रखेंगे। ठीक है, और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित होंगे। ठीक, तो ये सब पर, ये जो इस प्रकार की एक्टिविटी है वो क्या कहलाएगी, जो इस प्रकार की एक्टिविटी है उसे हम क्या कहेंगे, उसे उससे क्या होगा, उसे तर्क संगत होगा, या फिर हम कहेंगे कि उसे निर्माण होगा, आत्मसात, या फिर संक्रियाकरण। हम इस प्रकार की एक्टिविटी से अगर परिप्रेक्ष्य, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण निकल कर आ रहे हैं, तो इस प्रकार उसको हम क्या कहेंगे कि बच्चे क्या है कि अपने जो उनके दृष्टिकोण है, ठीक है, उनके निर्माण में सहायता मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। ठीक, जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमा, यानी कि अपने माइंड में दाल और चावल खाने को जो है क्या कर लिया है, अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, या फिर समुचितता। कहने का मतलब वही है, ये प्याजे की थ्योरी से क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर उसने एक नया तरीका सीखा है किसी भी काम को करने का, तो उसे हम क्या कहेंगे कि बच्चा जो है अभी अपने स्कीमा में उसने उस नए तरीकों को अनुकूलित कर लिया है। यानी कि उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि वो एडेप्ट, जिसे हम कहेंगे कि किसी भी चीज को जब हम नई चीज तरीके को सीखते हैं, मिला लेते हैं अपने मस्तिष्क में, पूर्व जानकारी में, तो हम उसको अडेप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11, आपसे पूछ रहा है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। किसके अतिरिक्त, आपको बताना है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो अगर स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत को हम पढ़ते हैं जो कि बुद्धि से संबंधित है, तो उसमें आपको बताना है कि उन्होंने बुद्धि को यहाँ पर क्या नहीं बताया है। ठीक है, बाकी त्रितंत्र में कौन कौन से मतलब अवयव आते हैं, तो वो यहीं से हम क्लियर करेंगे। तो अभी ये बताना है कि जो उनके सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो वो है सामाजिक। यानी कि सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है, जैसे संदर्भगत, जैसे अवयवभूत, जैसे अनुभाविक। इन्होंने इतने प्रकार की बुद्धि बताई है, लेकिन सामाजिक बुद्धि का प्रकार इन्होंने नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर है 12
कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल डालता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय से आवश्यक समान योग्यताओं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि सिद्धांत में किस पर बल डालता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, यानी कि उसमें अगर इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई तो हर एक 9 प्रकार की बुद्धि जो है अलग अलग जो है लक्षण रखती हैं और उनकी योग्यताएं अलग होती हैं। ठीक है, जितने भी मतलब किसी व्यक्ति में जिस प्रकार की भी बुद्धि होती है उसके जो कह सकते हैं कि उसके इंटरेस्ट भी उसी प्रकार के होते हैं। जैसे किसी इंसान को प्रकृति में इंटरेस्ट है तो उसमें प्राकृतिक बुद्धि होती है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। ठीक है, बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 है कि थ, फे और च धमनियां हैं। ये धमनियां हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये धमनियां हैं। तो ये हम इनको क्या कहेंगे? क्योंकि ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, किसी भी भाषा की जब सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है आपसे, जिसमें कि थ, फ और च, तो वो क्या कहलाती है? वो स्वनिम, रूपिम, लेखिम या फिर शाब्दिम हम उसे कहेंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसको स्वनिम, क्योंकि ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछ लिया जाता कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, तो तब हमारा आंसर हो जाता रूपिम। जब अर्थ उसमें जुड़ जाए तो रूपिम हो जाएगा, और अर्थ अगर नहीं है और सबसे छोटी पूछी गई है तो स्वनिम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, जब जेंडर कोई कक्षा है और उसमें जेंडर रूढ़िबद्धता से शिक्षक बचना चाहता है कि वो नहीं चाहता कि लड़कियों से जो पारंपरिक रूप से लड़कियों के काम कराते आ रहे हैं तो उनको वही काम दिए जाए, लड़के पारंपरिक रूप से जो काम करते आ रहे हैं वो वही काम करें। अगर वो ऐसा एक टीचर होने के नाते अगर वो ऐसा करते हैं तो वो जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर जो है एक कक्षा में अगर जेंडर रूढ़िबद्धता से कोई टीचर बचना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगर वो पारंपरिक भूमिका में रखता है तो वो जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहा है। कहने का मतलब यही है कि जैसे होता है ना कि कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसके लिए लड़कियों, गाना गाने के लिए लड़कियों को चुना जाता है, डांस करने के लिए लड़कियों को चुना जाता है, और मैनेजमेंट व्यवस्था करने के लिए लड़कों को चुना जाता है। तो ये तो पारंपरिक तरीके हो गए ना, है ना। घर की साफ सफाई कौन करेगी? महिला करेगी। बाल बच्चे कौन पालेगी? महिला पालेगी। क्यों भाई, पुरुष भी तो पाल सकते हैं। ऑफिस में क्या सिर्फ पुरुष जा सकते हैं? महिला भी तो जा सकती है। तो ये पारंपरिक भूमिका छोड़कर जब एक टीचर अगर जेंडर रूढ़िबद्धता से बचना चाहता है तो उसे अपारंपरिक तरीका अपनाना होगा। किस प्रकार का? अपारंपरिक, यानी कि कुछ उसे नया करना होगा कि लड़कों के काम जो है लड़कियों को सौंपे जाए, लड़कियों के काम लड़कों को सौंपा जाए। तब हम कह सकते हैं कि सबको वो है जो हर एक जेंडर को जो है इक्वल मान रहा है और रूढ़िबद्धता को बढ़ावा नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 15 कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। कोई विद्यालय है तो वो किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जितने भी प्रकार के बच्चे हैं उन सभी बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए? ऐसी वो कौन सी आवश्यकता होती है? तो वो आवश्यकता ये होती है कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या फिर अयोग्य है। यानी कि कोई बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, दूसरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो अगर ये अच्छा है तो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्यों अच्छा है। लेकिन अगर ये अच्छा पढ़ाई में नहीं है तो मतलब वो पढ़ाई के योग्य क्यों नहीं है, ये हमें जरूरी है जानना। तो इसलिए व्यक्ति की विभिन्नताओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति की विभिन्नताओं को जो है पूरा करना चाहिए, ताकि हमें ये चीजें पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिक्षार्थियों में व्यक्ति की विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। कहने का मतलब वही है कि व्यक्ति की विभिन्नताओं को संतुष्ट करना है, हर एक बच्चे की जरूरत और आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करें, पहली बात, और शिक्षार्थियों को सीखने में अनेक अवसर उपलब्ध कराएं। अगर एक ही तरह के अवसर उपलब्ध कराएंगे तो व्यक्ति की विभिन्नताएं संतुष्ट नहीं होंगी।
तो जरूरी है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, तो कोई हर एक बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता, तो कोई बच्चा किसी तरीके से सीख सकता है, कोई किसी दूसरे तरीके से। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा, जितने प्रकार के बच्चे उतने ही प्रकार के हमें जो है अवसर उपलब्ध कराने हैं सीखने के। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, यानी CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस पर बल देता है। तो अगर लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, साल भर परीक्षाएं हो रही है, मूल्यांकन हो रहा है, सिर्फ पेपर पेन का जो मूल्यांकन लिया जाता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन, एक्टिविटी कराने के दौरान मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन बहुत तरीके से होते हैं, तो वो साल भर चलते रहें ये ज्यादा जरूरी है, इस पर बल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है इस पर बल, ताकि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इसलिए ये इस पर बल देता है ना। ताकि पता चले कि भाई पूरा साल भर के बाद में या फिर 6 महीने के बाद में अगर एग्जाम हम लेते हैं तो उससे थोड़ी ना क्लियर होता है कि मतलब अब क्या चेंज करना है, अब क्या नहीं, वो इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए। जैसे ही एक यूनिट पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ा है, तो तुरंत हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसमें भी अवलोकित करना चाहिए। तो ये CCE कहलाता है, पहली बात, ठीक है। तो क्यों करते हैं इसको, क्योंकि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जा सकता है, इस पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्यालय आधारित आकलन, यानी कि जैसे प्री बोर्ड्स एग्जाम होते हैं या फिर जो कह सकते हैं कि छोटी कक्षाओं के आकलन हम ही करते हैं, तो ऐसा जो विद्यालय मतलब आकलन करता है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज क्या है, ठीक है, वो क्यों किया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। देखिए टीचर को पता होता है कि उसका बच्चा कैसा है ना, तो वो उससे परिचित होता है, और बच्चे के लिए भी उसका स्कूल का वातावरण परिचित होता है। तो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद इस तरीके से होती है, अगर हम विद्यालय आधारित जो कह सकते हैं कि मतलब आकलन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 19, सीखने की तत्परता फिल इन द ब्लैंक्स किसकी ओर संकेत करती है। अगर कोई बच्चा सीखने के लिए तत्पर है किसी चीज को, तो वो किसकी ओर संकेत करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सीखने के जो 3 प्रमुख नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है, तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम की ओर संकेत करती है, या फिर शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर पर, या फिर सीखने के साप्ताहिक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर, या फिर सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने पर। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सीखने की तत्परता, वो बच्चा कितना एक्टिव है, सीखने के लिए कितना तैयार है, वो डिपेंड करेगा कि जो सीखने के लिए जो बच्चा है, जो शिक्षार्थी है, उसका वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर क्या है, यानी कि अभी वो कितना मतलब सीखने के लिए चीजों को कितना तैयार है, कितना मैच्योर है, कितना उसकी मेंटल पावर है, कितना IQ लेवल है। जितना ज्यादा बच्चा माइंडेड होगा उतना ज्यादा उसमें जो है तत्परता पाई जाएगी, ये आप जो है नोटिस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। अगर एक शिक्षिका है, उसकी कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा, ये आपको बताना है। तो उसके लिए जैसे कि शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जो आंसर है वो जाएगा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। भाई जैसे बच्चे हैं, डिसेबल्ड है, बाहर उनको खिलाने नहीं ले जा सकते हैं, कुछ अदर एक्टिविटी खास तौर पर नहीं करा सकते हैं, तो एक टीचर, एक शिक्षक होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, वो ये बनती है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यानी अगर हम बात करें कि लर्निंग डिसेबिलिटी,
बच्चे में आ जाती है। ये कई कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन एक कोई कारण ऐसा नहीं है जिसके कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न होती है। तो अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक कारण के अतिरिक्त अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि संवेगात्मक विघन, अगर बच्चे का माइंड डिस्टर्ब है तो भी उसे जो है लर्निंग से संबंधित प्रॉब्लम होगी। अगर उसे सेरिब्रल जो है फंक्शन है तो भी उसे हम कह सकते हैं कि उसे लर्निंग डिसऑर्डर होगा। ठीक है। और अगर व्यवहारगत विघन है, यानी कि उसे वो उसका बिहेव जो है कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है, तो भी वो किसी भी चीज को जो है ध्यान से नहीं सीख पाएगा, उसे लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सांस्कृतिक कारक जो है किसी भी लर्निंग एक्टिविटी में बाधा नहीं बनता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक समावेशी विद्यालय यानी कि इंक्लूसिव जो विद्यालय होता है वो उसकी विशेषता क्या होती है, उसमें किस प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो एक समावेशी विद्यालय किस प्रकार का होगा कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है। उसे ये नहीं देखना है कि किसी शिक्षार्थी में क्षमता है या नहीं है, उसे तो उसकी परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध वह होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या अधिगम निर्योग्यता वो हो सकता है या फिर ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, या फिर शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या फिर अन्य शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं। अगर हम बात करें प्रतिभाशाली विद्यार्थी की, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने आप में किस प्रकार के होते हैं कि ऐसे जो विद्यार्थी जो होते हैं उस सहयोग की आवश्यकता उनको होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। यानी उनको जो सहयोग, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। उनको कहते हैं ना कि उनकी मतलब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है विद्यालय जो उनको सहयोग करता है, उन्हें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की चीजें चाहिए होती है जो विद्यालय उनको उपलब्ध नहीं करा पाता। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है। प्रतिभाशीलता की अगर बात करें तो क्या वो मनोसामाजिक कारकों के कारण होती है, आनुवंशिकता के कारण होती है, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, या फिर बीसी का संयोजन होती है। तो अगर हम प्रतिभाशीलता की बात करें, जो बच्चा अपने आप में प्रतिभाशाली होता है तो वो होता है किसके कारण, कुछ तो आनुवंशिक रूप से, हेरिडिटी रूप से कोई बच्चा मतलब बुद्धिमान है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है चीजों में, अच्छा है, और वातावरणीय अभिप्रेरणा यानी कि दोनों का ही संयोजन रूप से हम कह सकते हैं कि बच्चे के जो प्रतिभाशीलता होती है उसमें दोनों का योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। अगर बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य यानी कि कह सकते हैं कि उनको पढ़ाने के लिए एक माहौल क्रिएट करने के लिए कौन सा उपयुक्त है। अगर हम उनको कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए एक माहौल, एक इन्वायरमेंट अच्छा सुगम बनाने के लिए जरूरी ये है कि शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगर हम इतनी छूट उनको दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। जो बच्चा फिजिकली मूव करने में कह सकते हैं ना कि पेन को पकड़ने में और अपने जो उसके पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर वो यूज नहीं कर पा रहा है, तो जिसे गतिक कौशलों में अधिगम निरोगता हम कहेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस न कर पाना, फिजिकली अनफिट जब बच्चा होता है, या तो उसके जो कह सकते हैं कि उंगलियों में पकड़ नहीं बन पाती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि हाथ कांपते हैं, इस तरह की मतलब डिफिशियंसी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी के पीछे का कारण क्या है। तो यह एक चर अवस्था है, यह एक चर अवस्था है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तो स्थिर होना, स्थिर है, एक है चर, चर का मतलब यहाँ पर मूवेबल, मूवेबल, ठीक है। तो यह एक प्रकार की चर अवस्था है, मूवेबल अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि फिल इन द ब्लैंक्स के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है।
तो समस्या समाधान जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में वह कौन सा स्टेप यहाँ पर आएगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरे प्रक्रिया को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मतलब किसके अतिरिक्त यहाँ पर बताना है, तो अगर हम बात करें समस्या समाधान में समस्या की पहचान आती है, समस्याओं को छोटे बांटना आता है, संभावित युक्तियों को खोजना आता है, लेकिन परिणामों की आशा करना ये इसका जो है समस्या समाधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। बाकी समस्या समाधान में ये सभी स्टेप आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 29 है, पूछ रहा है आपसे कि एक शिक्षक को यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या करना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते आपकी ड्यूटी क्या बनती है, नॉर्मली ये पूछा है। तो जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ये काफी आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो, यानी कि वो एक्सप्लेन कर रहा हो ना किसी टॉपिक पर, तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। मतलब जब शिक्षार्थी बोल रहा हो, किसी टॉपिक पर जवाब दे रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, तो उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए, उसे बाद में ठीक करना चाहिए। ये एक शिक्षक को करना चाहिए, ठीक है। उसे बीच में अगर टोक देंगे तो उसके विचार जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस वीडियो का 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है कि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिला लेती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है। वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है ना, क्योंकि वो लेट हो गई, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि शायद वह आक्रामक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। कहने का मतलब वो जल्दी वो नर्वस हो जाती है, जल्दी मतलब किसी भी चीज को लेकर डर जाती है। तो जैसा कि अभी यहाँ पर हुआ ना कि एकदम से वो लेट हो गई, तो उसको क्या हुआ कि वो नर्वस हो गई, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, हृदय की धड़कन बहुत बढ़ गई। तो इसका मुख्य कारण ये है कि वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, जो अचानक से मतलब उसके सामने इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो संवेगात्मक रूप से वो कहीं ना कहीं वीक है, तो उसका संवेगात्मक विकास अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी मतलब हर एक जो है क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में कोई भी क्वेरी हो तो जरूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लियर हो, तो लाइक जरूर करें, बाकी लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।